नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चौतरफा बुलंदी के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ महंगाई पूरी तरह से काबू में है तो दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर में जबरदस्त मजबूती है। तो इन सब के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ये 6.5% पर ही रहेगा और साथ ही वास्तविक जीडीपी विकास दर के 6.5% पर रहने का अनुमान लगाया है इस साल और इसके आगे 6.6% का। तो आज की चर्चा देश की अर्थव्यवस्था की इसी बुलंदी पर। जुड़ेंगे हमारे साथ दो खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, at 6.7%. खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा अगस्त और जुलाई से कम रहेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति इस साल वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 4.6% रह गई है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 7.3% थी। Last year in the first quarter it was 7.3%. This year in the first quarter the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान के अनुसार 2023 से 24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। 2024 से 25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा और अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये तो बात हुई मौद्रिक नीति में रेपो रेट और जीडीपी के दर की, लेकिन भारत के सर्विस सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। पिछले 13 वर्षों में भारत का सेवा क्षेत्र में मांग सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। भारत की S&P ग्लोबल की सर्विसेज पीएमआई सितंबर में 61 पर रही, जो अगस्त में 60.1 पर थी। तो ये लगातार 26वें महीने 50 अंक से ऊपर रही। पीएमआई का 50 के ऊपर रहना दिखाता है कि मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि यह आंकड़ा जब 50 से नीचे होता है तो इसे नकारात्मक माना जाता है। तो अब हमारे साथ इन्हीं तमाम जो संकेत मिल रहे हैं अर्थव्यवस्था की मजबूती के, इस पर बात करने के लिए दो खास विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर चरण सिंह जी, जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, सीईओ हैं एग्रो के। वो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चरण सिंह जी। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सुबोमोय भट्टाचार्य जी भी, जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मैं शुरुआत करता हूं चरण सिंह जी आपसे। जिस तरह से सर कि आज के ये संकेत, 3-4 संकेत ऐसे हैं जो कि हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। चाहे देखिए महंगाई की दर काबू में आरबीआई बता रही है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को बुलंद बता रही है, इसके साथ सर्विस सेक्टर की मांग जो है वो S&P जो पीएमआई सूचकांक है उसमें बिल्कुल बुलंदी पर है। इन सारे चीज़ों को अगर हम मिला करके देखें तो इस समय अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है भारत में हमारी अर्थव्यवस्था की?
इसमें दो राय नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम पे अच्छी बुलंदी पे चल रही है और बड़े अच्छे स्ट्रांग और रोबस्ट लेवल पे चल रही है। आपने खुद ही कहा कि जिस तरीके ग्रोथ रेट, अभी आपको पता है कुछ ही दिन पहले इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक से, उसमें भी यही कहा गया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 3 दिन पहले आई है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अगले 6-7 दिन में आ जाने वाली है, 15 तारीख तक हर हालत में आ जाएगी। उसमें भी अंदाजा यही है कि इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगी। जितने भी आंकड़े मिल रहे हैं यही कह रहे हैं कि दुनिया भर में अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आ रहा है। अब ग्रोथ रेट को थोड़ा इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन। अब आपने खुद अभी अभी क्लिपिंग सुनाई जहां पर गवर्नर ने खुद कहा कि किस तरीके हमने इन्फ्लेशन पहले क्वार्टर में 7.3 पिछले साल से 4.6 यहाँ ले आए। और सबसे अच्छी बात जो है गवर्नर ने अपनी एक स्टेटमेंट में कही कि देखिए मैं जिस टारगेट को चेज कर रहा हूँ वो 2 से 6 नहीं है, वो 4 है जी। इसका मतलब कि नजर एकदम ईगल की तरह टिका के रखी हुई है कि इसको हमने 4 पे लेके आना ही आना है। तो जिस तरीके का प्रयत्न किया जा रहा है, ग्रोथ तो बढ़ी रही है, पर जिस तरीके का प्रयत्न किया जा रहा है टाइट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के साथ, और ये नहीं कि सिर्फ टाइट किया जा रहा है। अब देखिए इसी पॉलिसी में इंक्रीमेंटल कैपिटल CRR को इन्होंने कैसे उसके साथ मूव किया है कि अगर लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट हो रही हैं किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए क्योंकि ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, इसलिए वहां पर हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस सारी चीज का नतीजा ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था पे गवर्नर और गवर्नमेंट का एकदम जैसे कंट्रोल हो गया। तो वो एक सेटिस्फैक्शन भी है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस की भी बात है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। शुभमोय जी, जिस तरह से कि हम जानते हैं कि जब कभी भी ये मौद्रिक नीति, इस इकोनॉमिक पॉलिसी जो फाइनेंशियल पॉलिसी की बैठक होती है, इसमें ख़ास तौर पर 2 चैलेंज होते हैं। एक तरफ जो इन्फ्लेशन है वो है, दूसरी तरफ लिक्विडिटी है। उन दोनों के बीच एक बैलेंस बना करके चलना होता है और जब कभी भी इसमें कोई रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जाता है तो हम ये मान के चलें कि इस समय RBI को सब कुछ बिल्कुल अनुकूल लग रहा है, लिक्विडिटी भी और इन्फ्लेशन भी, सब कुछ। देखिए लालचंद जी, RBI का रेपो रेट करंट 6.50 पे रखने का मतलब ही ये है कि RBI कह रहा है कि अभी हमें मुद्रास्फीति पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर चरण सिंह भी बोल रहे थे, ये ज़रूरत है। अनुकूल तभी होता है, अनुकूल का मतलब ये नहीं होता है कि RBI कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यानी कि इस वक्त मुद्रास्फीति जिस हालत में है, सब्जियों के दाम, ये चावल आटा बाकी सारी चीज़ों के दाम, इन सबको देखते हुए RBI इस वक्त नहीं चाहता है कि बाज़ार में ज़्यादा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लिक्विडिटी ज़्यादा बाज़ार में आए, क्योंकि ज़्यादा पैसा बाज़ार में जब आ जाता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ किसी भी चीज़ जो बाज़ार में रहता है, उन सब चीज़ों पर अगर जब उनको प्रेशर में, उनको खरीदारी में लोग जुट जाते हैं तो मुद्रास्फीति का एक लहर शुरू हो जाता है। उसी चीज़ को रोकने के लिए RBI ने कहा है हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि रुपए का जो दाम है उसको हम ज़्यादा रखेंगे। यानी कि किसी को अगर रुपए उधार लेकर बाज़ार में अगर कोई चीज़ की खरीदारी वगैरह करना हो तो उसको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि लोगों को, जिसे कहते हैं हम स्पेकुलेटिव टेंडेंसी जो होता है, वो उस पर अंकुश लगा रहता है और इसके चलते RBI को देश में मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए एक जोर हथियार मिलता है। ठीक है। तो ये है RBI का, इस वजह से RBI ने कहा कि हम 6.5 का रेट से हम अभी नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी देश में जो एक बैलेंस्ड इन्फ्लेशन का, जो मुद्रास्फीति का जो सिचुएशन है, उस पर हम सहमत हैं कि ऐसे रखना चाहिए। और ये ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए हमें सोचना चाहिए क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज़ बन के सामने आ गया है, मुद्रास्फीति, जो बहुत देशों को काफ़ी मुश्किलात में डाल दिया है। और इसमें सिर्फ गरीब देश नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन का जो रूप है वो एक अजीब तरीके का
चेहरा लेकर सामने आया है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आरबीआई चूंकि पिछले कई सालों से इस पर काफ़ी मतलब अच्छी तरह से इस पर नज़र रखे हुए हैं, इस पर कंट्रोल के जो जितने सारे कदम हैं उसको इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए भारत में इन्फ्लेशन कहीं नहीं भाग रहा है। ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और यही डिसीजन आज आरबीआई ने फिर से इसी क्रम को नेचुरली वो हर 2 महीने में वो चेक करते रहते हैं, तो आज उन्होंने फिर से दोहराया कि हम इस रेट में रखेंगे। ठीक, मैं बाकी चीज़ों पर भी आपके पास आऊँगा और डॉक्टर चरण सिंह जी के पास भी जाऊँगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस चर्चा को जारी रखेंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेतों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह जी, जो सर्विसेज सेक्टर को लेकर के पीएमआई है 13 वर्षों में, पिछले 13 वर्षों में वो सबसे ज्यादा बुलंदी पर इस समय है। इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं कि जो भारत की जो जीडीपी है, जो उसका विकास दर है, उसमें सर्विस सेक्टर और ज्यादा योगदान देने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल, वो तो संकेत मिल ही रहे हैं। पर मैं एक बात कहनी चाहता था इस टॉपिक को लेने से पहले, जो पीछे जुड़ी हुई है। गवर्नर की स्टेटमेंट में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, नजर रखने की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने कहा, जहां पर पहले कहा जाता था ट्विन डेफिसिट है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और बैंकिंग बैलेंस शीट में, अभी ट्विन एडवांटेज है। और जिस तरीके उन्होंने पूरा बैलेंस अपना इकोनॉमिक एनालिसिस किया है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, तो मैं सोचता हूँ कि अर्थशास्त्री विशेषज्ञ के लिए और स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए कि किस तरीके उन्होंने सारी चीजों को बैलेंस किया। अभी बात आ जाती है कि उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज की भी बात की। तो एग्रीकल्चर में उन्होंने बताया क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं। इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छी चल रही है। पर सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई, सर्विसेज, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट से जीडीपी बनता है। ये सर्विसेज बहुत तेजी से चल रही है। अब कौन से सेक्टर में सर्विसेज चल रही हैं? आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्शन में अच्छी चल रही है, और हमारे यहाँ
जो IT रिलेटेड सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो PMI इनका अच्छी बुलंदी पर है। इसका भाव ये निकला, वैसे भी जब देश तरक्की करते हैं तो एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल शेयर होता है, शेयर नंबर नहीं शेयर, थोड़ा घट जाता है। इंडस्ट्री का थोड़ा स्थायी रहता है 25 से 28 और सर्विसेज का बढ़ता है। हमारे देश में ये चीज हुई है। हमारे देश में क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती रही, हमारी इंडस्ट्री उतना ज्यादा पहले नहीं बढ़ी, 27, 28, 30 पे आके टिक गई थी और सर्विसेज बढ़नी शुरू हो गई थी। तो हमारे उस सर्विसेज जो हमारे GDP में काफी योगदान डाल रही हैं, वो अभी और रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी GDP है उसमें सर्विसेज का शेयर भी बढ़ेगा और जिस तरीके की सर्विसेज बढ़ रही हैं उससे एक्सपोर्ट्स को भी एडवांटेज होगा। और एक्सपोर्ट्स में भी जहां कहा गया कि ट्रेड गुड्स का एक्सपोर्ट पे थोड़ी क्षति आई है क्योंकि विदेश के देशों में स्लो डाउन चल रहा है, सर्विसेज वहां पर भी आगे तेजी से बढ़ रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी साइन है। ठीक, लौटता हूँ आपके पास और शुभमय जी का रुख करता हूँ। शुभमय जी, जो GDP, वास्तविक GDP के वृद्धि को लेकर के जो RBI ने अनुमान दिया है कि अभी फिलहाल ये 6.5% 2023-24 के लिए और 24-25 के लिए 6.6% रहने का अनुमान है। ये जो अनुमान है, क्या ये पहले के अनुमान के मुताबिक ही है या इसमें कोई बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे RBI ने जो अनुमान दिया है 6.5% का, ये पिछले उनके जो प्रोजेक्शंस थे उससे सही बैठता है कि उनका कहना है कि अभी दुनिया में मंदी का फिर से एक माहौल छाने के बावजूद भारत में उसका असर नहीं आएगा। इसलिए उनका ये फिगर में सही रहना, बरकरार रहना एक बहुत बड़ा संकेत है जी। और इसका आप रिजल्ट देखेंगे कि RBI का मुद्रास्फीति जिसका हम पूरा पहले आलोचना कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ में ग्रोथ की फिगर है, साथ में इन्फ्लेशन का जो 5.4% का उनका टारगेट है, ये तीनों मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्टेबिलिटी ग्रोथ के साथ का जो चित्र बना है, उसी वजह से आप देखेंगे कि आज भारतीय रुपए में बाजार में स्ट्रेंथनिंग हुआ है। हालांकि ये एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये क्या बताता है आपको कि अर्थव्यवस्था की जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो सही तरीके से पकड़ा हुआ है। यानी कि आप जो घोड़ा चला रहे हैं और ये काफ़ी तेज़ गति का घोड़ा है क्योंकि 6.5% दुनिया के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रनिंग इकोनॉमी है। तो उस तेज़ी के बावजूद भी आपकी इकोनॉमी में कोई जिसे कहते थरथराहट नहीं आ रही है, आप स्टेबिलिटी रखे हुए हैं। तो ये सारे जो नंबर्स है, ये सारे एक अकेला अगर किसी एक को देखा जाए तो उससे उतना समझ में नहीं आएगा जितना अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ में आकलन करें तो तब पता चलता है। जैसे RBI गवर्नर ने बताया है कि हम इन्फ्लेशन चाहते हैं किस रेट में, यानी ये नहीं कि 2 से 6% के बीच में, बट 4% पे, क्योंकि 4% ही देश के लिए सही बैठता है। तो ये सब जो एस्टिमेट्स हैं, और ये एस्टिमेट्स सिर्फ एस्टिमेट ही नहीं है, अंदाज़ा नहीं, अभी मार्केट इस पर भरोसा कर रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण का एक छवि है। ठीक है, हम ये इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो मौजूदा संकेत हैं, ये हमारे जो 2 लक्ष्य हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, उसके लिए ये कैसे संकेत हैं, इस पर करेंगे चर्चा। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इस चर्चा पर जारी रहेंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम ज़रा ये अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। मैं सीधे डॉक्टर चरण सिंह जी के पास चलता हूँ। चरण सिंह जी, जो अभी संकेत मिल रहे हैं सर, उससे हमारे जो दोनों, जिस पर सबसे ज़्यादा बात आजकल हम लोग करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, उस पर इन संकेतों से क्या हमें पता चलता है कि हम किस तरह उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? फिर इसमें दो राय नहीं है। जिस स्पीड से, इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए, कोविड जैसे महामारी से गुजरते हुए, और उसके बाद जो दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट साइकिल अमेरिका में रशिया यूक्रेन वॉर से ट्रिगर हुआ, और जिस तरीके उन्होंने अपने सारे कदम उठाए, पर इंडिया एक स्थिर भारत की तरह उभर कर सामने आया है। कोई भी नीजक रिएक्शन नहीं है, एक स्टेबल इकॉनमी है। जब बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया मेरे सहयोगी जी ने कि थड़थड़ाहट नहीं है, घोड़ा कंट्रोल में है, ठीक रफ्तार पे चल रहा है, ना घबराहट है ना थड़थड़ाहट है। तो हमारी जो इकॉनमी, जिस तरीके आपने सवाल पूछा कि 6.5% पिछले एस्टिमेट से ऊपर है कि कम है, जवाब है कम नहीं है, ऊपर भी नहीं है। इसका मतलब हम स्थायी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, हमारी ही नहीं, दुनिया भर में जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, बिल्कुल हमारे टारगेट पे चलती जा रही है। उस टारगेट के मुताबिक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना, और दुनिया में हमने यूके को तो पिछाड़ी दिया है, तो थर्ड इकोनॉमी होना। हम लोग यही ग्रोथ रेट से अगर चलते, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये ग्रोथ रेट एक्सीडेंटल नहीं हो रहा, ये कुदरती नहीं हो रहा है, इसमें बहुत पीछे मेहनत जा रही है जी। और जिस मेहनत का अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उस रिपोर्ट में कैसे एक एक चीज को आंका गया है। ठीक है, हर चीज को आंका गया है, हर सेक्टर को आंका गया है, मैन्युफैक्चरिंग में हर कंपोनेंट को आंका गया है। फिर वो मेहनत से इंटरेस्ट रेट कहाँ रखना है, तो वो इंटरेस्ट रेट कहाँ ग्रोथ पे लेके जाएगा, जो मेहनत जारी है। उसी तरीके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जितना जोर दिया जा रहा है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में एनबीएफसीज को कैसे लाया गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कैसे लाया गया है, उस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये टारगेट अचीवेबल। ठीक, लौटता हूँ शुभमय सर, इसी पर आपका भी फाइनल कमेंट कि सबसे ज्यादा चर्चा हम लोग आजकल करते हैं 5 ट्रिलियन और तीसरे नंबर की, तो ये जो मौजूदा संकेत हैं, ये आपके हिसाब से हमें क्या बता रहे हैं? रिजर्व बैंक की जो पॉलिसीज होते हैं, वो पॉलिसीज किस लिए ज़रूरत होते हैं? वो ये नहीं कि ग्रोथ बढ़ाते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो कदम उठाएंगे वो सही रास्ते पे चले, उसका एक पटाक्ष बनाते हैं, उसका एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं जी। और ये एटमॉस्फेयर सही बैठना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई का पॉलिसी, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि इसमें कितने अच्छी तरह से एक ग्रोथ के लिए एक माहौल तैयार करते हैं, और वो कंसिस्टेंटली, सिर्फ ये नहीं कि एक क्वार्टर, हर क्वार्टर में किस तरह से वो माहौल तैयार करते हुए जाते हैं, उस पर बहुत बड़ा उसका बहुत अहमियत है। और आज जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जो पॉलिसी बनाए है, वो बिल्कुल उसमें खरा उतरता है। चलिए, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि जो पॉलिसी है वो बिल्कुल खरी उतर रही है, संकेत ऐसे हैं, उसी संकेत के आधार पर ये पॉलिसी बन रही है, आगे का प्रोजेक्शन हो रहा है, जो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ हम बड़ी तेजी से अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर चरण सिंह जी जुड़ने के लिए, और शुभमय भट्टाचार्य जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।